नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहाँ मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। स्वागत करते हैं दर्शकों आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आप सभी लोग सुनने वाले और देखने वाले भी नाटक कला कार्यक्रम आप लोगों के लिए। खासतौर पे नाटक के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नाटक की दुनिया से जुड़े हुए जो भी बातें हैं आप लोगों के लिए। खासतौर पे सभी जो नाटक प्रेमी हमें सुन रहे और देख भी रहे हैं, यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। आप लोगों को बता दें कि हाल में ही एक बहुत ही सुंदर नाटक का मंचन हुआ था सेल्स कॉन्स्टेंट वाकुआ में, वहाँ पे और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा यह कार्यक्रम को चला गया था और वाकुआ रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इस नाटक का मंचन हुआ था। और हमारा सौभाग्य है कि आज इसी नाटक से जुड़े हुए दो दिग्गज हमारे आज स्टूडियो में आए हुए हैं। डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, आप चेयरमैन है हिंदी स्पीकिंग यूनियन से, और राजेश्वर आदर्श तोहर, डायरेक्टर वाकुआ रंगभूमि कला मंदिर। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। तो अंजलि जी, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे जी। हमने रिहर्सल देखा, बहुत ही सुंदर। हमने कार्यक्रम देखा, नाटक देखा, बहुत ही सुंदर। शुरुआत बधाई से शुरू करेंगे। आप दोनों को बधाई हम देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो अंजलि जी, एक बात बताइए, इस तरह के कार्यक्रम के पीछे एक विचार होता है, तो विचार कैसे पैदा हुआ कि प्रेमचंद की कहानी और उसका नाट्य रूपांतर बूढ़ी काकी को मंच पर है, इसके पीछे विचार कैसा है? अच्छा, लगभग मैं कहूँगी रितेश जी 3 महीने पहले बस एक विचार दिमाग में आया कि एक समय था कुछ साल पहले जहाँ पर प्रेमचंद का नाम गूंजता था चारों ओर, लेकिन कुछ सालों से जैसे प्रेमचंद केवल कक्षा की ही 4 दीवारी में कैद होकर रह गए, क्योंकि केवल SC HSC के पाठ्यक्रम में है, BA के पाठ्यक्रम में है, हिंदी प्रचारणी सभा के पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। तब यह विचार आया कि उनको न केवल हिंदी के छात्र याद करें, लेकिन पूरा मॉरिशस क्यों न उनको याद करें। तब एक विचार आया कि क्या हम केवल कहानियों को सुनाएंगे किसी मंच पर। तब मुझे प्रेम विचार, उनकी जो कहानी में जो समस्याएं दिखाई जाती है, क्यों ना एक जीवंत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन का उद्देश्य ही है हिंदी का प्रचार करना। तो उनकी एक कहानी का चयन किया गया और कहानी ऐसी कहानी ली गई जो बिल्कुल जैसे प्रासंगिक हो आज के युग में। तब जाकर उस कहानी को नाटक रूप में परिवर्तित करने का विचार आया और तभी से तब कार्य शुरू हो गया। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और कई लोग आए थे और देखने में और सुनने में भी आया कि जगह की कमी हो गई थी। जगह की कमी थी, हाउसफुल जैसे कहते हैं। हाउसफुल। और देखिए, हिंदी का कार्यक्रम विशेषकर नाटक विधा में, और वह भी हिंदी में नाटक, तो लगभग 40 से 50 लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी उतना ही उत्साहित थे। जो लोग देख नहीं पाए, आप लोगों को बता दें कि हमारे बगल में एक दादी जी बैठी हुई थी। नाटक इतना उसमें भावनाएं थी, इतनी मार्मिक कहानी थी कि दादी शुरू से लेकर अंत तक उनकी आंखों से आंसू आते रहे। और मेरे ख्याल से सभी लोग जो इस हॉल में थे, सभी लोग भावुक हो गए थे। तो जो लोग प्रेमचंद जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में परिचित नहीं है, उन लोगों के लिए 2 शब्द मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। अच्छा, देखिए, मुंशी प्रेमचंद, उनका अगर सही नाम हम देखें, असली नाम जैसे बोलते हैं, तो वह है धनपत राय श्रीवास्तव। और उनका जो समय काल था 1880 से लेकर 1936, जो 50-60 साल बीते, और उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजी शासन चारों ओर फैला हुआ था। तो उन्होंने लिखना आरंभ किया और उनकी कहानियों में संवेदना गरीबों की थी। और वे धनपत राय मतलब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन लिखते थे नवाब राय के नाम से। अच्छा। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि नवाब राय लिख रहे हैं, और उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन निकला था, उसमें अनेक कहानियां थीं जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थीं, क्योंकि लोगों को उस समय लोगों में जागृति लाने के लिए ऐसा किया गया था। ये 1907 में था।
फिर अंग्रेज़ों ने सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया। आप अनुमान लगाइए, इस तरह से रचना लिखी जा रही है कि कोई गरीब उस कहानी को अगर पढ़ ले तो अंदर से खौल जाए, मतलब देशभक्ति की भावना पूरी भर जाती थी। तो ताकि यह व्यक्ति आगे ना बढ़े, उनसे कहा गया कि इस उपनाम से आप ना लिखें, और उनकी पुस्तकें जब्त कर ली गई। अच्छा। तब धीरे धीरे बाद में चलकर, उस समय एक पत्रिका निकलती थी, ज़माना मासिक पत्रिका थी, और उनके एक मुंशी निगम जी थे उनके संपादक। तब निगम ने उनसे कहा कि देखो, क्यों न तुम प्रेमचंद के नाम से लिखो, और मुंशी क्यों उन्हें कहा गया इज्जत के नाते, सम्मान सूचक शब्द हैं। तो प्रेमचंद, प्रेम का चांद, चांद मतलब जो शीतलता प्रदान करे, जो प्रकाश फैलाए। तो प्रेमचंद की हर एक कहानी, उपन्यास को आप उठाकर पढ़ लेंगे, उसमें प्रेम, भाईचारा, सामाजिक अंधविश्वास का विरोध, पूरा एकता की भावना, देशभक्ति की भावना, तो सब प्यार के ही इर्द गिर्द हैं। तब जाकर उनका नाम हुआ प्रेमचंद। बहुत ही सुंदर। जो आपने कहा, मेरे ख्याल से जो हिंदी के छात्र लोग अब सुन रहे और देख भी रहे, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आदर्श जी हमारे साथ है। आदर्श जी, आप डायरेक्टर है वाकवा रंगभूमि कला मंदिर, और एक बार फिर से बधाई आपकी टीम के लिए। और बहुत ही सुंदर नाटक था, बहुत ही देखने में जैसे ऐसा लग रहा है कि एक हकीकत, समाज की हकीकत हमारे सामने थी। तो आदर्श जी, इस कहानी को खेलने के पीछे आप लोगों ने किस तरह से अपनी परिश्रम, अपना एफर्ट लगाया? सर्वप्रथम तो मैं बहन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब से मैं उनका छात्र रहा हूँ, तब से मुझे नाटक में प्रोत्साहित करती आ रही हैं। और जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, तो मुझे पहले सोचा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा आदर्श क्या ये हम कर सकते हैं? हमने जी कहा हाँ बहन जी हम कर सकते हैं, पर कहानी क्या होगी? फिर हमने कुछ कहानियों पर हमने विचार किया। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम बुरी काकी को लेते हैं, क्योंकि ये जो समाज में हो रही, जो बुज़ुर्गों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, ये समाज का एक जैसे आईना है, दर्पण है। तो इस नाटक पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर जब कहानी आई तो हमने उसको पहले पढ़ा। बहन जी ने कहा तुम अपनी टीम के साथ बैठो, पढ़ो, देखो क्या कर सकती हो और नाटक को कैसे ले जा सकते हैं। फिर जब हमने कहानी को पढ़ा, फिर इसको नाटक में कैसे कन्वर्ट किया, ये हमने कुछ रिसर्च किए। पहले रिसर्च होता है। हमने बहन जी से बात किया, बहन जी ने अपने विचार दिए। फिर हमने ऑनलाइन भी कुछ जो भारत में जो नाटक मंचित हो चुकी है उनको देखा। टीम के साथ बैठक हुई, और ख़ासकर जो एक कलाकार हैं मीनाक्षी, वो भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया नाटक लिखने के लिए। क्योंकि मैंने कहा नाटक तो कहानी तो है, पर उसके डायलॉग्स तुम एटलीस्ट बॉडी लिखना शुरू करो। फिर जब हमने उस नाटक को पढ़ना शुरू किया, डायलॉग्स को पढ़ना शुरू किया, फिर जब टीम बैठी तो हमने सोचा शुरुआत में हम कुछ अलग करते हैं, कुछ ये डाल सकते हैं। फिर मैंने बहन जी से भी कहा, हमने 2 सूत्रधार डाले जो कहानी में नहीं है, ताकि वो कुछ अलग टच दे। पहले हमने कठपुतली सोचा था, फिर उनको सूत्रधार बना दिया ताकि वे फ्रीली मूव कर सके। और फिर जब बॉडी बन गया, स्क्रिप्ट बन गया, हमने कास्टिंग शुरू किया। कास्टिंग की प्रक्रिया अलग होती है, हम देखते हैं कौन सा कलाकार उसके लिए फिट होगा। तब हमने कलाकारों को बुलाना शुरू किया, एक जैसे डायलॉग रीडिंग किया। तब हमने देखा यस दिस कैरेक्टर विल फिट द रोल। सो फिर इसके बाद आता है टेक्निकल भी पर हम ध्यान देते हैं। जो आपने देखा होगा लाइट्स और म्यूज़िक का चयन हम करते हैं, मैं वो स्वयं खुद करता हूँ टीम के साथ। तो उस पर भी ध्यान देते हैं, सेटिंग पर ध्यान देते हैं। और फिर ऐसे ऐसे रिहर्सल करते गए। बहन जी आई, उसने पॉलिश, बहन जी उन्होंने पॉलिश किया। फिर आप भी आई, हमने देखा कैसे बच्चों के साथ हमने काम किया, फिर बुज़ुर्गों के साथ काम किया, फिर कैसे पोजिशनिंग, मास्किंग एंड जो टेक्निक्स होती हैं उसको मिलाकर नाटक हम मंचित कर पाए। बहुत ही सुंदर। इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न मेरे हैं, आप इसे पहुंचा चाहेंगे। लेकिन अंजलि जी लगे हाथ, आदर्श ने एक छोटा सा सारांश दे दिया, लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक बूढ़ी काकी ही क्यों? हाँ, आपने सही कहा। उनकी अनेक कहानियाँ हैं और प्रसिद्ध भी हैं। कफन है, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, 2 बैलों की कथा है, ऐसे करके अनेक कहानियाँ हैं। तो मैं
विशेषकर एक ऐसी कहानी की खोज में थी जो कि जैसे कोई व्यक्ति वहाँ जो दर्शक आए और इस नाटक को देखे, वह उस कहानी में अपने आप को देख सके। तो सभी कहानियों में समस्याएं हैं, लेकिन इस कहानी में जैसा कि अभी आदर्श ने थोड़ा सा बताया, जानते हैं समाज में आजकल जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्ध लोग हैं, कहीं कहीं मैं कहूँगी नई पीढ़ी में और कई आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कैसे उनका अपमान हो रहा है, हत्या भी हो रही है। जैसे एक ज़माना था कि आप किसी बुजुर्ग को देख लें तो सिर झुक जाता था, आप नमन करते थे, नमस्ते करते थे। तो धीरे धीरे जैसे कुछ मूल्य कम होते जा रहे हैं। तब यही विचार आया कि ज़मीन जायदाद को लेकर घर टूट रहे हैं, बड़ों का अपमान किया जा रहा है। कभी जैसे आप ज़मीन जायदाद किसी बच्चे के नाम पर दे देते हैं तो बच्चे उसी दिन से माँ का या पिता का अपमान शुरू कर देते हैं। तो उस कहानी की समस्याएं बड़ी ही जीवंत थी और ऐसी कहानी को मैं प्रस्तुत करना चाहती थी कि उस कहानी को जैसे कोई देखे तो एक संदेश लेकर घर जाए। अगर उससे कहीं गलती हो रही हो कि बड़े लोगों का अपमान उसने कभी किया हो तो आत्मग्लानि उसके मन में आए और चरित्र बदले। जो हुआ, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में कहा कि इतनी वह कहानी संवेदनशील थी, और मैं धन्यवाद देती हूँ आदर्श के और वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों को। क्योंकि क्यों मैंने सोचा इनको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप की तलाश में थी जहाँ नौजवान लोग हों, जिसमें युवा हों, जिसमें बच्चे हों। क्योंकि एक बच्चा जब उस बूढ़ी काकी के प्रति उसका अपमान कर रहा है या उसका सम्मान नहीं कर रहा है तो लगता है क्योंकि समाज में भी तो ऐसा हो रहा है ना, तो ताकि वह सच्चाई से बिल्कुल नज़दीक हो। इस वजह से बड़ी खूबी के साथ आप लोगों ने भाग लिया और आदर्श, मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि जितना पॉजिटिव फीडबैक मुझे उस कार्यक्रम के बाद मिला, जितने फ़ोन आए, जितने मैसेजेस आए, मेरा भी जैसे मैं कहूँगी जोश दुगना हो गया कि हमें यहाँ रुकना नहीं है। इस तरह के स्तरीय और अनेक कार्यक्रम आगे करने हैं और नाटक को भी जैसे हिंदी भाषा में नाटक का प्रचार अधिक करना है, क्योंकि नाटक के माध्यम से लोग उसे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं संदेश को। तो इस पर अभी हमें और आगे बढ़ना है। आपने एक बात कही, इसके ऊपर मेरा एक और प्रश्न मन में आ रहा है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस नाटक में वह क्षमता है कि समाज में एक सुधार लाए। जी, क्या हिंदी साहित्य बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं, क्या हिंदी साहित्य में वो क्षमता है कि वह समाज में सुधार ला सके? जी बिल्कुल। अगर हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, देखिए वे तो हिंदी कथा साहित्य के पुरोधा है 19वीं सदी में, जैसे बोलते हैं ना पायोनियर, और उनको उपन्यास साहित्य का सम्राट ऑपेरा कहा जाता है। और केवल उनको नहीं, उनके अतिरिक्त जितने हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, आप चाहे हिंदी कविता ले लें, चाहे हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, उसमें तो ऐसे मूल्य, ऐसी ऐसी संवेदनाएं हैं कि केवल पढ़कर व्यक्ति अपने आप को बदलने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगी इस मंच का फ़ायदा उठाऊँगी, साहित्य पढ़िए, हिंदी साहित्य में रुचि लीजिए और अपने आप को बदलिए, समाज को बदलिए। बिल्कुल, पढ़ना तो है, हाँ। ना कि सिर्फ फोन पर लगे हाथ ऐसे ही स्वाइप करना है, सब करना है। और एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जानते हैं ये जो कलम होती है साहित्यकारों की लेखकों की, यह एक अस्त्र होता है। कभी कभी आप हाथों में शस्त्र लेकर भी जाकर हिंसा दिखाकर कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन उस लेखनी में इतनी शक्ति होती है कि खाली पढ़ के व्यक्ति में वह आत्मबोध और ग्लानि या जो भी है अगर दोष हो उसका अंत हो जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने कहा कि बूढ़ी काकी का मंचन कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ और स्टेज भी हुआ और सफलतापूर्वक लोगों के हृदय को छू लिया। आदर्श, कहानी को नाटक में प्रस्तुत करना कितना सरल या फिर कितना कठिन है? मैं कहूँगा हमारे लिए, अभी के लिए, मेरे लिए उतना कठिन नहीं है, क्योंकि हम लगातार नाटक खेलते रहते हैं। जैसे कहानी मेरे लिए जैसे कॉन्सेप्ट है, मैं उसको एक कहानी नहीं लेता, एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ। जैसे पिछली बार भी हमने कहा था, जब हम भारत भी गए थे, एक कहानी आया, उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह ले लिया, फिर उसको क्या करना है, उसको तोड़ मोड़ के, उसको डायलॉग्स डिलीवरी करके, उसमें टेक्निक्स ऐड करके, तब वो नाटक बन जाता है। तो उतना कठिन नहीं है हमारे लिए अभी के लिए, मैं कहूँगा, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम एक साल में लगभग 15 से 20 नाटक करते हैं। और मैं कहूँगा, ये मैं बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने जो भी नाटक किए हैं, जितने भी पुरस्कार जीते हैं,
फेसबुक पर तो विशेष मिलते ही हैं, पर पहली बार व्हाट्सएप के जरिए या जो टीम के जरिए इतने सारे मैसेजेस मिले मुझे। जब मैं फाइनल्स में प्रथम पुरस्कार जीते हैं उतना कभी नहीं मिला जितना इस नाटक के माध्यम से होता है। और मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन का खासकर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। और अगर ये अवसर नहीं मिलता तो फिर हम यही करते जो हम नाटक करते हैं कंपटीशंस के लिए या अलग, वो ही करते। पर एक ऐसा अवसर आया और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। इस नाटक में हमने देखा कि बूढ़ी काकी थी, मतलब वयस्क एक महिला थी, और उसके साथ साथ बच्चे भी लोग थे। तो मुझे याद है एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था इंटरव्यू में, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों के साथ काम करना कितना कठिन होता है, कितना आसान होता है? नहीं, वो मैं कहूँगा वो कठिन होता है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल रहते हैं। उनको जो नाटक पहले समझना होगा। वो हम कहते हैं नाटक खेलोगे, वो कहते हैं हाँ खेलेंगे। पर जब आते हैं नाटक क्या करता है, एक डिसिप्लिन लाता है, एक अनुशासन लाता है। और बच्चों में वो अनुशासन जब हम बचपन से ही डालते हैं वो फेज बहुत कठिन होता है। पहले जब बेंजी भी आई तो उन्होंने देखा ये बच्चे तो यहाँ वहाँ हैं। अभी हमने जब उनको बैठाया, फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तब थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। फिर हमने कहा क्यों हिचकिचाहट है, वी हैव टू सी व्हाई। उनको वो डायलॉग समझना पड़ेगा पहले। तो वो डायलॉग्स बोल रही हैं, पर उनकी उम्र वे बहुत छोटे हैं। शायद हिंदी वे पढ़ते हैं, पर शायद वो शब्द नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है, मतलब गहराई से नहीं समझ पाते। तो फिर हम उनको क्रियोल में बताते हैं कि तुम ये बोल रहे हो और ऐसे बोलना चाहिए क्रियोल में। फिर हिंदी में वो वही बोलते हैं उसी भाव के साथ, तब हम उनके साथ काम करते हैं। शुरुआत में कठिनाई होती है, पर जब रिहर्सल करते जाते हैं, फिर जब उनको नाटक पता चलता है कैसे चल रहा है, कहानी कैसी है, तब वे सीरियस हो जाते हैं और काम आसान हो जाता है हमारे लिए। नाटक की तैयारी से पहले आपने बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी थी? जी पढ़ी थी, जब मैं शायद उत्तमा या जब हम पाठ्यक्रम में मैंने किया था, पर भूल गया था। जब बेंजी ने कहा मैंने कहा कफन मुझे याद है, क्योंकि हमने ये मंचित किया था जी। तो वो नाटक मुझे पता है क्योंकि हमने वो किया था। पर जब हमने कहानी फिर से पढ़ा तो वो याद आ गया। कहानी पता थी, पर क्या हुआ था एग्जैक्टली वो पता नहीं थी। पर जब हमने फिर से पढ़ा तो सब फ्लैशबैक वो याद आ गया। कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं अंजलि जी। एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद के जीवन, उनके लेखन में हम चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की भाषा के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसकी भाषा कैसी भाषा थी? प्रेमचंद की रचनाएं अगर जनमानस को इतनी मतलब छू लेती थी सीधे उनके दिल को, इसका कारण था कि वे जन भाषा का प्रयोग करते थे। जन भाषा मतलब जैसे बोलते हैं ना, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। जो गांव के लोग थे, देहाती लोग थे जैसे हम लोग कहते हैं, आसपास में जो भोजपुरी भाषा या फिर जिन मुहावरों का प्रयोग वे लोग किया करते थे, बोलचाल में ही ऐसे शब्दों को वे अपनी लेखनी में लाते थे, ताकि व्यक्ति जब पढ़े तो उसे नहीं लगे कि अरे ये तो विदेशी है, जैसे कि व्यक्ति अपने आप को उसमें न देख पाए। तो ऐसी भाषा वे बोलते थे, बिल्कुल स्पष्ट। कहीं कहीं संस्कृत के शब्द तो आते ही थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ में देखिए प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, फिर धीरे धीरे वे हिंदी में आ गए शुरुआती दौर में। तो इसीलिए उनकी भाषा में उर्दू के भी अनेक शब्द मिलते हैं। तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत का मिश्रण, देशज शब्दों का मिश्रण, भोजपुर और लोक भाषा का भी मैंने नोट किया है, कई शब्द उसमें आए हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। क्योंकि हम बूढ़ी काकी की ही बात कर रहे हैं, और जैसे जिन लोगों ने अब कहानी नहीं पढ़ी है, बस 2 वाक्यों में मैं बताना चाहूँगी कि समस्या क्या थी। कि जो बूढ़ी काकी है उसने अपने भतीजे के नाम बचपन से ही उसको देखा, लाड प्यार दिया और पूरा ज़मीन जायदाद उसके नाम कर दिया। केवल यह था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, तो अब ये लोग मुझे देखेंगे। लेकिन होता क्या था कि जो एक बूढ़ी स्त्री है, एक व्यक्ति को कम से कम जीवन में जो 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम इसे तो पूरा करना चाहिए ना। तो पहला जो मूल आवश्यकता है भूख की समस्या, वही पूरी नहीं हो रही थी।
तो एक समय में उसे समय पर भोजन नहीं मिला, शादी का माहौल था, दावत हो रही थी, सभी लोग खूब आनंद ले रहे थे, और ऐसे में भूखी पड़ी थी जो बूढ़ी काकी है। और एक समय उसकी जो बहू आती है तो बहू उसे डांटती है। जब वह बहू से कहती है कि बहू भूख लगी है, खाने को कुछ है, तो देखिए किस तरह से बहू बात करती है। और चूंकि यह मैं कहानी में से एक अंश ले रही हूँ जिसको हू बहू नाटक में रखा गया है। तो बहू रूपा ने कहा, अपनी मतलब बूढ़ी काकी को बोल रही है, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती, डायन न मरे न मांचा छोड़े, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है तो न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। देखिए 4-5 पंक्तियां मैंने खाली एक संवाद लिया, लेकिन इस संवाद में आप देखेंगे प्रेमचंद ने कितने मुहावरों का प्रयोग कर लिया जो लोक भाषा भी है। दम घुटना, भगवान को भोग चढ़ाना, छाती पर सवार हो जाना मतलब बुरी तरह से परेशान करना, तुम्हारी जीभ जल जाए, है ना। तो किसी व्यक्ति से आप कहेंगे कि बस अंदर बंद हो जाओ सीधे सीधे सपाट तरीके से, तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बूढ़ी स्त्री से आप कह देंगे कि अच्छा तुमने नहीं खाया है तो बस खाती रहो, बस खाती रहो के बजाय अगर आपने कहा इतना ठूसती हो, तो जैसे कितना अपमानजनक शब्द है। तो देखिए हर एक शब्द का चयन जब प्रेमचंद करते थे, हर एक शब्द कैसे जाकर सीधे दिल पर सवार हो जाता है, जैसे चोट लग जाती है दिल को। और एक शब्द है जैसे कि डायन न मरे न मांचा छोड़े, ये लोक कहावत है। जैसे कहा जाता है ना कि जो डायन है चाहे कहीं भी जाए उसका जो मचान होता है उसको वह छोड़ती नहीं है। तो जैसे ये सुबह से बोल रही है बहू भूख लगी है तो डायन बन चुकी है। अब आप डायन बोलेंगे अपनी एक तरह से सास को, क्या है ये। तो इस रूप में वह इसका अपमान करती है। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रेमचंद अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा के माध्यम से ही मैं कहूँगी आज, क्योंकि भाषा तो वाहिका है ना, वेहिकल है, भाषा नहीं होगी तो कैसे कहानी की संवेदना सामने आएगी। तो उनकी भाषा ही उनकी शक्ति थी, जिसके कारण हम भी इतना प्यार करते हैं उनसे और उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उस कार्यक्रम में कई लोग मुझे मिले। जब नाटक हो गया तो कई लोग बधाई देने आए, उसमें वयस्क लोग थे, जवान लोग थे, यहाँ तक कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब हमारा पोस्टर मतलब चारों ओर पब्लिक में गया था, हमने आमंत्रित किया था सभी को आने के लिए, उन्होंने कहा इंटरनेट में जाकर उन्होंने कहानी पढ़ी, क्योंकि एक जिज्ञासा आ गई थी मंचन देखने के बाद। मंचन हाँ, नहीं देखने से पहले वही बोल रही हूँ, देखने से पहले। और मेरी बगल में विदेश मामले मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जब आपने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ आने से पहले मैं कहानी पढ़ के आया। तो ये सब तो मुझे प्रोत्साहित करता है कि चलो इतनी व्यस्तता के बावजूद एक जिज्ञासा आ गई ना, एक इंटरेस्ट। और बड़े सुंदर ढंग से आदर्श ने एक पोस्टर भी बनाया था, बहुत रुचिकर, बहुत आकर्षक। उसे देखकर ही मतलब नाटक को देखने का मन करता है। नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, और नाटक की खासियत यही है, इसमें जो भी कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि नाटक में भावनाएं होती है, नाटक में अभिनय होता है, नाटक में दर्शक लोग होते हैं जो इन सभी चीज़ों को जो मंच पर चल रहा है उसको आत्मसात कर सके और अपने जीवन में भी उतार सके। बूढ़ी काकी नाटक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, और उसका नाट्य रूपांतर किया गया है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा इसको मंचित किया गया था वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के सहयोग से। अंजलि जी हमारे साथ हैं। अंजलि जी, आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही बड़ा है, उनमें बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से एक कहानी और नाटक, दो विधाएं, लेकिन दो अलग अलग विधाएं कह सकते हैं, लेकिन दो या फिर दोनों साथ साथ चलती है? नहीं, जैसे आपने कहा कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, तो मूल रूप से कहानी एक अलग विधा है और नाटक एक अलग विधा है। दोनों की अपनी विशेषताएं होती हैं और अपनी स्पेसिफिसिटीज जैसे हम लोग कहते हैं होते हैं। लेकिन जो एक कहानी है
उसको जब हम नाटक में रूपांतरित करते हैं, कहानी में वर्णनात्मकता अधिक आ सकती है, जहाँ आप देखिया कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, नारेशन ला रहे हैं, नारेट कर रहे हैं। लेकिन वही बातें अगर आप रंगमंच पर कर रहे हैं, साज सज्जा के साथ, जैसे आपने कहा अभिनय के साथ, उसमें वर्णनात्मकता को बहुत नहीं लाया जा सकता। और जीवंतता लाने के लिए जहाँ कहानियों में यत्र तत्र जहाँ तहाँ कुछ संवाद आते हैं ताकि कहानी रुचिकर बने, तो दूसरी ओर नाटक में तो अधिकतर कार्य संवाद से ही होता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स के माध्यम से ही एक कुछ बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें दिखती है। तो मेरा मानना है कि हम दोनों को एक विधा में नहीं रख सकते, दोनों दो बिल्कुल अलग विधाएं, विशेष विधाएं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप समन्वय करके एक नाटक की प्रस्तुति करना चाहें तो जैसे कि आदर्श ने कहा कितने वर्षों से वे लोग करते भी हैं, तो वह आसान होता है कि कहानी की संवेदना लेकर आप उसे नाटक के रूप में रूपांतरित करें। आप MGI में काम करते हैं, महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी की प्राध्यापिका है, तो क्या पाठ्यक्रम में दोनों विधाएं हैं, नाटक भी है और कहानी भी? हाँ बिल्कुल, केवल दो विधा नहीं है, हमारे यहाँ 2 अलग मॉड्यूल्स हैं। पूरा नियमित तरीके से जैसे 3-4 महीने बच्चे हिंदी फिक्शन पढ़ते हैं, उसमें कहानियाँ आती हैं और उसमें उपन्यास भी आते हैं। और प्रेमचंद का तो पूरा हमारा उपन्यास है, कर्मभूमि अभी के लिए निर्धारित है। और नाटक का भी हिंदी ड्रामा पूरा मॉड्यूल है। और इसके अतिरिक्त जहाँ बच्चे सारी बारीकियाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, कक्षा में कुछ कुछ जो संवाद है उसका अभिनय करते हैं। और कई वर्षों से हमारा विभाग हिंदी सप्ताह मनाता है सितंबर के महीने में, उसमें विशेषकर नुक्कड़ नाटक एक विधा जो केवल MGI में लगभग 15 सालों पूरे से मॉरिशस होता में है, जहाँ तक हम जानते हैं केवल MGI में। तो यहाँ एक अवसर होता है जहाँ बच्चे ही खुद अपना समूह बनाकर नाटक लिखते हैं, उसका मंचन करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और धीरे धीरे कुछ समय पहले मैं अभी सृजनात्मक विभाग जो क्रिएटिव राइटिंग विभाग है उसकी अध्यक्षा थी, अभी पुनः हिंदी विभाग में आ गई हूँ। तो ये जो नाटकों का मंचन बच्चों ने किया, चाहे उन्होंने मंचन कर दिया नुक्कड़ नाटक में, तब हमारी जो पत्रिका निकलती है वसंत पत्रिका, फिर पूरा जैसे कि नाटक के रूप में थोड़ा संशोधन करके उन नाटकों को प्रकाशित भी किया गया। तो इस तरह से काम है, मतलब कि हम छात्रों को पूरा सहयोग देते हैं, उनको सिखाते हैं अलग मॉड्यूल हिंदी कहानी और अलग मॉड्यूल हिंदी नाटक। आप लोग भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, लेखक को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कहानी की बात हो रही है। आदर्श हमारे साथ है। कहानी की तुलना में आपने नाटक को प्रस्तुत किया है जी। नाटक में कहानी की मौलिकता को रखते हुए आपने नाटक में ऐसी कौन सी अतिरिक्त चीजें डाली है ताकि नाटक रोचक हो? ओके, पहले में अगर आप देखेंगे जब नाटक की शुरुआत ही होती है तो 2 नारेटर सूत्रधार आते हैं, 2 लड़की आते हैं और कहते हैं अरे वाह इतने सारे लोग आ गए, पर दूसरा पूछती हैं इतने सारे लोग यहाँ क्यों? फिर कहते हैं क्या ये हमको देखने आए हैं? फिर हमने कुछ कॉमेडी एस्पेक्ट भी डाले हैं ताकि लोगों को, क्योंकि इस नाटक में कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, पर हमने कॉमेडी का प्रयोग करके हमने ये 2 सूत्रधार को पहले डाला है ताकि लोगों को के चेहरे पर नाटक से पहले वो मुस्कान आए। और नाटक के बीच में भी एक जैसे भंडारी हैं, वो भी आता है मोटे पेट के साथ, वो भी जैसे जब वो हाथ में लेकर आता है तभी लोग उसके हाव भाव और एक्शंस, उसका डायलॉग सिर्फ ये है थोड़ा सा नमक मिलेगा, पर जब वो आया उसका जो बॉडी मूवमेंट था ना, उसी से लोग हंस पड़े। और जो दूसरा उसने जो 2 डायलॉग्स कहा, 2 डायलॉग्स पर लोग हंस पड़े। सूत्रधार का प्रयोग हमने क्यों किया? ताकि लोगों को जैसे कहानी के बारे में हम बता सके कि शुरुआत में, क्योंकि हम पूरा कहानी तो नहीं ले सकते, पर सूत्रधार ये करते हैं कि कहानी पहले कुछ बता देती हैं क्या है इसमें, वृद्ध महिला की कहानी है, क्या देखने वाली हैं, तो वे 2 अपने जो इमोशंस हैं वो दिखाते हैं। पहले जैसे कॉमेडी जैसे मैंने बात किया है, वो क्या मेरी लचक देखो, मेरी मटक तो देखो, तो वो हम कहानी के बारे में बता रहे हैं और प्रेमचंद जी के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे हम बताते हैं वो कौन है, कोई एक्टर, कोई सुपर हीरो या कोई जादूगर। फिर कहता है हाँ वो तो शब्दों के जादूगर थे। तो इस प्रकार से हमने
शुरुआत में वो नाटक में, वो कहानी में नहीं है, पर नाटक के लिए ड्रामाटाइजेशन के लिए हमने वो अंश डाला। फिर ऐसे ऐसे अंश हैं, जैसे बहन जी ने अभी वो पात्र किया था बहू का, वो जब अगर आप देखेंगे तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, पर जब देखेंगे तो उसके मूवमेंट्स, जब काकी कहती हैं बहू बहुत भूख लगी है, वो स्टेप्स पर जाती हैं, तब घूमती हैं, उसे देखती हैं तिरछी नजरों से, फिर जब वो स्टेप्स, जैसे वो स्टेप्स हैं, वो स्लोली उसको डायलॉग्स के साथ इतना खाती हो, फिर वो जो हम डालते हैं ना, वो राइट जाती है, लेफ्ट जाती है, जैसे बात करती है ना, जो प्रोजेक्शन होता है, और जो जैसे स्पीड में वो कह रही है, इट्स लाइक अ प्रेशर ऑन द अदर आर्टिस्ट, तो वो भी दिखता है। लोगों के घर में कुछ दादियों के साथ, कुछ वृद्ध महिलाओं के साथ शायद ये हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, कहेंगे आज के समाज में। So we can see that. तो लोग उसको रिफर कर सकती हैं, अरे हाँ मेरी बहू भी मुझसे ऐसे ही बात करती है, मेरा भी दिल ऐसे ही दुखता है। तो these moments also create that. अभी एक ऐसा पोर्शन है जब वो कहती हैं अभी शादी है, पर इस बुढ़िया का क्या करें, इसको बंद कर देते हैं, बंद कर देती हैं। अगर बंद करेगी तो चिल्ला के सबको बता देगी। अरे पर ये नहीं कर सकते, यही तो हमारी सोने की मुर्गी है ना। क्यों? क्योंकि इसी के पैसों से वो घर चला रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है वो कलाकार को आगे लेता है, उसको वो कम धीमी आवाज है, अरे यही तो हमारी सोने की चिड़िया है, जैसे ये जो सब होती है वो कहानी में ऐसे नहीं है, पर जब हम दिखाते हैं इट्स द सेम रिफ्लेक्शन, पर वो एक्टिंग के जरिए उनको दिखता है। और अंत में जब लाडली आती है, वो उसके पहले काकी भगवान से पूछती है कहाँ हो तुम, क्या ये अन्याय नहीं दिख रहा है तुम्हें? फिर हमने जब वो धरती पर गिरती है, सो जाती है, आपने देखा होगा हमने ठंडा डाला है, जैसे साइक्लोन डाला है थोड़ा सा, कि वो पानी में रात भर वो भीगी रही, वो नहीं था, पर हमने डाला क्योंकि म्यूजिक का इफेक्ट उस समय बहुत हाई है और टेम्पो भी बहुत हाई है। लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी उस समय, तो दैट्स व्हाई हमने वो डाला है। और जब लाडली आती है, वो झांकती है, पीछे देखती है कि अम्मा देख रही है। इट्स नॉट डायलॉग, इट्स एक्टिंग। क्या अम्मा देख रही है, कोई है नहीं है, वो फिर से निकलती है, फिर से घूमती है, देखती है नहीं है ना, फिर भागती है, वहां काकी को देखती है नीचे, और जो आवाज है वो जैसे वो बात नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बहुत दुखी है। काकी पूरी लाई हूँ, और काकी उस समय वो बहुत कमजोर है, तो वो बात नहीं करती, पर उसके जेस्चर से हमने किया, हमने कहा जैसे इंदिरा जी को, जो बहुत बहुत एक्सपीरियंस कलाकार हैं, पिताजी के समय से वो नाटक करती आ रही है, तो हमने उनसे कहा चाची आप ऐसा कीजिए, आप जब कोशिश करेंगे उठने के लिए, आप फिर से गिर जाइएगा ताकि वो दिखे, कमजोरी जो है कमजोरी दिखे। तो these gestures don't need dialogues, तो वो समझ जाती हैं। और जब आपने देखा जो क्लाइमैक्स का सीन है, जब वो जाती हैं, जो पत्ते रहते हैं, जो झूठा रहता है, जो मेहमानों ने खाकर उनको फेंक दिया है, उसमें से वो खाना खाती है। तो हमने जो समय भी दिया है ना, we try to stretch it, क्योंकि you don't need words या dialogues to understand that. जो एक्टिंग वो कर रही है, वो खाना लेकर ऐसे खा रही है, पट्टी चाटती है, कोई भी देखेगा उसका जो हृदय है वो बाहर आ जाएगा। आदर्श को सुनकर अंजलि जी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, यह सवाल सदियों से रहा है। मैं चाहता हूँ इस मंच पर आपसे मैं पूछ लूँ, उपन्यास को देखे, नॉवेल को देखा, और नॉवेल को जब हम फिल्म के रूप में देखते हैं तो डायरेक्टर कुछ अतिरिक्त डालता है। कहानी थी, कहानी को हमने मंच पर लाया, इसमें कुछ अतिरिक्त डाला। कहीं ना कहीं जो लोग जिन्होंने बूढ़ी काकी नहीं पढ़ी, अब नाटक को देखा,
ये लोग समझेंगे कि हाँ, कहानी में दो कठपुतलियां हैं, कहानी में ऐसी है, तो कहीं ना कहीं कहानी की मौलिकता समाप्त नहीं हो रही या फिर घट नहीं रही है? नहीं, देखिए, इस तरह से अगर आप चीज़ें जोड़ रहे हैं जो एक आमूल परिवर्तन ला रहा है उस नाटक में, तब वह ठीक नहीं है। जब आप उस समस्या को ही बदल रहे हैं या नए नए पात्र उसमें आप जोड़ रहे हैं, तब मुझे लगता है आप न्याय नहीं करेंगे। यहाँ अभी आदर्श ने जिन 2 सूत्रधारों की बात की, जो 2 लड़कियां आई थी, युवा लड़कियां, ये तो कहानी प्रारंभ होने से पहले है ना, जहाँ पर उन्होंने पृष्ठभूमि बांध दी, बैकग्राउंड बांध दिया, क्योंकि 40 मिनट में आप 6-8 पृष्ठों की कहानी को आपको पूरा न्याय के साथ प्रस्तुत करना है, वह तो बड़ा कठिन है। तो जहाँ जहाँ वर्णन करना है, जैसे कहानी में जहाँ जहाँ वर्णन है कि ये हुआ, ये सब क्यों हुआ, अतीत में गए, पहले बूढ़ी काकी ने क्या किया था, ये सारी जानकारियाँ सूत्रधार ने दे दिया, तो कुछ बदला नहीं। अब रही मौलिकता की बात, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरा मानना है, थोड़ा सा मैं जोड़ देती हूँ जो आदर्श ने कहा, जब हम उस कहानी का मंचन कर रहे हैं नाटक के रूप में, तो क्या उसमें हम नयापन ला रहे हैं? नयापन भी कह सकते हैं। उसमें लिखा था कि शादी का माहौल था, तिलक का अवसर था, गांव से कई मेहमान आ चुके थे और जेवनार गीत बज रहा था। उस कहानी में मात्र 2 शब्द आए, जेवनार गीत बज रहा था। अब बैकग्राउंड में हो कि लोग गा रहे थे इस रूप में। तब जाकर रिसर्च के साथ हमने खोजा जेवनार गीत क्या है। वह एक लोक गीत है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वहाँ के जो भोजपुर गांवों में जब भी कोई शादी हो, जहाँ दावत हो, तो यह गाना बजता है और इस गाने में भोजन की ही बात होती है। जेवनार गीत के बारे में बात कर रहे हैं तो भोजपुरी इलाका में होता है, होता भारत है, में, लेकिन मॉरिशस में नहीं है। जेवनार गीत, अब इतना तो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया है, जेवनार गीत मैंने नहीं सुना, शायद हमारी दादी से पूछनी उनसे पड़ेगी। पूछना पड़ेगा, उनको ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पर जो जेवनार गीत जो वहाँ जोड़ा गया कि राजा जनक जी करावे जेवनार पूरी गरम गरम, तो वही हम कह रहे हैं, हमने कुछ बदला नहीं है, क्योंकि कहा है कि जेवनार गीत बज रहा है, लेकिन थोड़ी सी मौलिकता लाने के लिए। और जो अब देखिए, एक नाटक बहुत अगर इमोशनल हो जाएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक केवल दुख दुख दुख, तो व्यक्ति तो एक तो बोर भी होगा और उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो सूत्रधार के आने से ये जो बावर्ची है, वहाँ तो कहा है बावर्ची, लेकिन बावर्ची का वर्णन, उस समय में बावर्ची लोग जब कुछ पकाते थे, पूरी छानते थे, मिठाइयाँ, हलवा आदि पूरी बन रही थी, तो उनका एक ढंग था मोटे पेट के साथ आना, ऐसे एक कपड़ा है गमछा जैसे बांध देना ऊपर। तो ये सब चीज़ें जोड़कर कहानी को बिना बदले न्याय करते हुए हमने उसे प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर है। वैसे तो कितनी बातें हैं, लेकिन और उसमें के साथ जोड़ना चाहूँगा, क्यों वो कठपुतली क्यों महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि नाटक में बहुत चेंज ऑफ सीन्स होते हैं। जैसे बहुत दिन गुजरती है, पर आप ध्यान दीजिएगा उसमें ब्लैकआउट्स हुई, पर आपको उसका आभास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ब्लैकआउट होना था, चेंज ऑफ सेटिंग, तब सूत्रधार आए, कुछ इनपुट हुआ, कलाकार आए, उनकी जगह ले, जब लोगों का ध्यान उन पर गया, फिर क्या हुआ? चेंज ऑफ सीन। तो वी डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम, ताकि अगर आप एक ब्लैकआउट रखेंगे, ब्लैकआउट क्यों रखती हैं? आप कपड़े बदलने जाते हैं, चेंज ऑफ सेटिंग्स होता है, पर हमने वो लाइट्स के माध्यम से किया और वो 2 कठपुतलियों का इस्तेमाल भी किया, जो सूत्रधार था जी। और अंत में भी हमने क्यों उनको डाला, क्योंकि शायद जो लोग नाटक भी देखने आए, वे पहली बार नाटक देख रहे हैं। ओके, और जो सूत्रधार हैं, पहले का जो कैरेक्टर्स हैं, पात्रों से मिलाते हैं। तो जब आप एक नाटक देखे हैं, नॉर्मली आपके पास एक पेपर होता है, ये कैरेक्टर ये है, ये है, ये है, पर वो पहले ही बता रहे हैं ये बूढ़ी काकी है, ये है इस कहानी की आत्मा, ये है घर के मुखिया, ये है बहू। सो वो जो उनका इनपुट भी सब डायरेक्टर्स का अलग होता है। मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि ये नाटक को और भी मज़ेदार और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, और जैसे बिना उसकी मौलिकता को ठेस पहुंचाते हुए। इस नाटक की तैयारी में आपको कितने समय लगे? हमको
दो महीने लगे, 2.5 महीने। ढाई जब- महीने, ढाई क्योंकि महीने 3 महीने जी। हुए जब सब कुछ तय हुआ, जब फिर 2.5 महीने ढाई महीने। आसान से 2.5 महीने लगातार रोज रिहर्सल। लगातार रोज। सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि सब कलाकारों का समय मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मॉरिशस में कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं, स्कूल नहीं है। प्रोफेशनल कलाकार जैसे जो फुल टाइम यही करते हैं वो नहीं है। मेरा खुद का व्यापार है, मैं नाटक करता हूँ, ये मेरा हॉबी है, बचपन से करता आ रहा हूँ। कुछ अलग वे गवर्नमेंट में काम करते हैं, कुछ के बिजनेसेस हैं, और खासकर बच्चों का उस समय एग्जाम्स था, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता था, टाइम मैनेजमेंट का। तो कठिनाई होती है, पर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑनलाइन रिहर्सल करते थे, रीडिंग करते थे, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जैसे पहले होते थे आपको आना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं। फिर अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वीडियो कॉल करते हैं, मैं स्क्रीन पर वो स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, उनसे कहता हूँ ये तुम पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे रीडिंग पढ़ो, हो जाती है। तो आपको घर पर जाना है, खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, और फिर उसके बाद जो समय मिलता है इट्स फॉर रिहर्सल। तो हम रिहर्सल का टाइम 9 बजे से 11:30 तक रखते थे, और जब मिलते थे तो 7 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक मिलते थे। और क्योंकि बच्चे भी खेल रहे थे इस नाटक में, तो उनको भी जल्दी सोने की आदत है, तो उसको भी ध्यान में रखना था। पर यही है ना पैशन ऑफ थिएटर। बिल्कुल, और इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ मैं बस इतना जोड़ूंगी बिल्कुल। कि मुझे कम से कम 3 बार मैं इनके रिहर्सल से जुड़ी, और 11 बजे रात तक हम लोग किसी हॉल में थे, वेनिक्स में थे, कभी दफ्तर में सैपोल थे। में थे, कभी दफ्तर में गए, हम लोग मिले। तो इनका कोऑर्डिनेशन भी हमें बहुत अच्छा लगा। होता क्या था कि इन लोगों ने अलग अलग से छोटे छोटे जो पात्र हैं, मान लीजिए इन दोनों को इंटरेक्ट करना है, तो इन दोनों की जो भूमिका है अलग ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसी हॉल में दूसरे कोने में जो बूढ़ी काकी है और जो बहू है, मतलब समय का ऑप्टिमम यूज जैसे बोलते हैं, समय का सदुपयोग करते हुए सिखा दिया है, गाइडलाइंस दे दिए गए हैं, प्रैक्टिस चल रहा है, सभी को अलग अलग जैसे जैसे हैं, फिर उन सबको जोड़ना। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं हाँ, क्षमा बिल्कुल, कीजिएगा, पर बिल्कुल, ऐड बिल्कुल। करना चाहूँगा, बेंजी ने शायद आपने भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि वी डोंट गेट सो मच ऑफ स्टेज रिहर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टेज रिहर्सल। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ से एंट्री लेना पड़ेगा, कहाँ से जाना पड़ेगा, वो सब कुछ। पर मैंने बहन जी को भी दिखाया, हम गए थे, हमने उस स्टेज का एक 3D प्रिपेयर किया था। अच्छा। एक 3D हमने प्रिपेयर किया था, तो वो प्रोजेक्टर पर था। जब कलाकार आते थे तो मुझे उनको स्टेज पर लाना नहीं था। वो जानते थे एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। तुम यहाँ आओगे, यहाँ पर बैठोगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ से एग्जिट करोगे। क्योंकि कहते हैं, हम कह रही है, हमने 2 महीने पर इसके काम किया, पर स्टेज रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता चलना चाहिए कि स्टेज कैसा है, कहाँ पर ये रखना चाहिए, कहाँ पर ये निकालना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम 3D के माध्यम से कर रहे हैं, तो कलाकारों के लिए भी आसान हो जाएगा। हमें स्टेज रिहर्सल के दिन सिर्फ जाना है और टेक्निकल लाइटिंग्स वही करना है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा अंजलि जी आपसे। हमने नाटक देखा और कहानी भी पढ़ी, तो कहानी में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे संस्कृति को दिखाया गया है। तो प्रश्न मेरा यह है कि कहानी संस्कृति का वाहक है, कहाँ तक सार्थक है? जी, जो संस्कृति है, संस्कार है, देखिए हर एक कहानी हो या नाटक जो भी हो, उसका अपना एक उद्देश्य तो होगा, उसका अपना संदेश होगा। अब संदेश को दिखाने के लिए जो माहौल, जो वातावरण आप दिखाएंगे, आपको उस समय कैसे चलता था, क्या चलता था, वह दृश्य दिखाना है। अब संस्कार या संस्कृति शब्द ही इतना विस्तृत है, जिसमें मूल्य आ जाते हैं। मूल्य पर तो हमने पहले बात कर ली है, सिविक वैल्यूज जिसे हम लोग कहते हैं, नैतिक मूल्य, संवेदना, ये सब ठीक। लेकिन चूंकि बूढ़ी काकी में एक शादी का वातावरण था,
तिलक का वातावरण था, लोग आए हुए थे। अब किस तरह से उन्होंने अपनी वेशभूषा पहनी है, उस समय कैसे लोग पहनते हैं। रूपा ने पहले क्या पहना था, जब शादी का समय आया तो उसके पति एक जगह बुद्धिराम उसके लिए हार लेकर आते हैं, और हार लाना उस कहानी में यह दिखाना है कि बूढ़ी काकी को आप भोजन तक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप झगला लेकर आए हैं, अपने बेटे के लिए आप नया कुर्ता लेकर आए हैं, पत्नी के लिए आप जेवर लेके आए हैं, ताकि आप गांव भर में चमकेंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातें, संस्कार भी दिख रहा है, पहनावा भी दिख रहा है। जेवनार गीत की बात हो गई तो उसमें संस्कृति की, जो बड़े लोग होते थे किस तरह के गाने उस समय गाते थे शादियों में। हमारे यहाँ तो गीत गवाई है, यहाँ जो बहुत प्रचलित है मॉरिशस में, वहाँ पर उस प्रदेश में जिससे यह कहानी संदर्भ रखती है, वहाँ जेवनार गीत था। और जो भी मेहमान आए थे, बुद्धिराम ने पगड़ी पहनी हुई थी, और सभी के कपड़े आप देखेंगे तो बिल्कुल भारतीयता। और एक जगह उस कहानी में कहा गया है कि झूठी पत्तलें गिरी हुई थी। एक शब्द आया था पत्तल। तो पत्तल क्या है? पत्ते से बने हुए होते हैं। जिस तरह से कलाकारों ने वह वातावरण प्रस्तुत किया उस नाटक में, जहाँ अंत में जो पराकाष्ठा है, जो क्लाइमैक्स है उस नाटक की, उस कहानी की, जहाँ पर इतनी भूख लग गई थी तो वह जाकर अब पत्तलों में ही झूठे जो लोगों ने छोड़ दिया था उसी को चाटने लगती है, खाने लगती है। जो बचा खुचा है उसको, जैसे शब्द है ना, ठूसना ही। इतनी भूख में है, सांस नहीं ले पा रही थी, सफोकेट हो रही थी, दम घुट रहा था, लेकिन खाती जा रही है। तो ये सब दिखाता है पत्तल, जो भी बर्तन उस नाटक में रखे गए थे उस समय में, जो चांदी के होते थे, गिलास ये वो सब, थाली भी अगर गिरी तो थाली का प्रयोग, तो ये सब दर्शाता है उन संस्कारों को, उस संस्कृति को। बूढ़ी काकी को आप लोगों ने मंचित किया है खासतौर पे हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा और आदर्श की टीम वाकवा रंग भूमि कला मंदिर द्वारा। मुझे ये प्रश्न कहना मतलब पूछना बहुत ही जरूरी है। सफल मंचन रहा जी, अगला मंचन कहीं हो रहा है? अब जो मैं तो कहूँगी कि जो मुझे प्रतिक्रिया मिली, जहाँ लोग खड़े थे, और मैं आपको बताऊँ 1-2 जगह से फ़ोन आ रहे थे, चाहे वह जनता के लिए खुला था। तो हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने पहला प्रयास किया जब से, मतलब मेरी मैं कहूँगी मैंने भार संभाला, और जल्द ही अगस्त में अब 1 साल होने वाला है। अलग अलग गतिविधियाँ हम कर रहे हैं। तो जोश तो है, उत्साह तो है, लेकिन जैसे काम होता है उसमें थोड़ा बजट, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। नहीं तो मेरा बस चले तो हर महीने हम कर सकते हैं, और करेंगे कुछ महीनों के अंतराल के बाद, क्योंकि 3 महीनों की तो कम से कम तैयारी ही लगती है, अच्छी तरह से समझना और अभिनय करना, सब प्रैक्टिस, अभ्यास करना। तो क्यों नहीं, जोश अभी है और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर। नाटकों को ऐसी एक विधा हमें बनानी होगी। देखिए, हिंदी की शक्ति इतनी है, मैं बहुत सकारात्मक हूँ इस मामले में। हिंदी में इतनी शक्ति है कि आप हर एक विधा के माध्यम से उसकी शक्ति दूसरों तक, जनता तक पहुँचा सकते हैं। और नाटक एक बहुत अच्छा माध्यम रहा, और मुझे लगता है कि इन नाटकों को देखकर हर एक व्यक्ति जब 1-2 डायलॉग बोल के वहाँ से निकल रहा है, और मेरे लिए अगर एक वाक्य हिंदी भी बोल रहा है, यहाँ तक कि जो विशिष्ट अतिथि आए थे वहाँ पर, मंत्री ही जितने लोग थे, वे भी एक पैराग्राफ ही अगर बोलकर निकल रहे हैं, तो मुझे लगेगा मेहनत सार्थक है, क्योंकि हिंदी का प्रचार करना है किसी भी विधा के माध्यम से। और शायद आपको पता नहीं होगा कि इस नाटक में 4 लोग थे जो तमिल बोलते हैं, पर हिंदी नहीं जानते, पर नाटक के माध्यम से उन्होंने ये हिंदी शब्द भी सीख लिया। नाटक के बारे में बात हो रही है। आदर्श, आखिरी प्रश्न आपसे। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे हाथ में मोबाइल, ना एक मोबाइल बल्कि 2-3 मोबाइल है, और सिनेमा कम जाते हैं बल्कि पूरा वीडियो फिल्म इसी में देख लेते हैं। लेकिन इस जमाने में, इस युग में आप लोगों का नाटक हाउसफुल रहा, नाटक के दर्शक अभी तक है? हमेशा मैं जब आता हूँ आपसे यही बात कहता हूँ कि हमारी जो ख्वाहिश होती है, हम नाटक खेलते हैं पर लोग नहीं आते। इससे मैं कह रहा हूँ इस बार वो एक फाइनल्स नहीं था एक शो, पर वो कुछ अलग था। इतने सारे लोग आ गए कि जगह ही नहीं थी। तो जो स्टैंडिंग ओवेशन और जो बधाई मिली, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। इट्स नॉट कंपटीशन में भी भाग लेने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि बहन जी के सहयोग से, और खासकर जो लोग नाटक
को उनकी ड्यूटीज हैं उनको बढ़ावा देना है। एटलीस्ट वे वो प्रयास करें कि लोग नाटक देखने आए। हमेशा जब हम कहते हैं कॉम्पिटिशन्स दिन में होती हैं या नाटक दिन में होती हैं, पर रात के समय में लोग ज़्यादा फ्री होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर नाटक को रात में रखिए और लोग आएंगे तो क्यों नहीं रात को ही रखें, क्योंकि लोगों के पास उसी समय समय मिलता है रात को आने के लिए। और कोशिश करेंगे बहन जी के सहयोग से कि शायद बहुत जल्दी हम एक दूसरा मंचन भी करें इसी नाटक का, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी लोग जानते हैं वहाँ पर सिर्ज कॉन्स्टेंटिन के अगर स्थान हम देखेंगे तो 300 से अधिक लोगों को आप वहाँ नहीं ले पाएंगे। अब एक दिन पहले अंतिम समय में अब इतने फ़ोन आने लगे कि कुछ लोग 15-20 लोग हैं और आएंगे। अब इतने लोगों को भी आप नहीं एकदम से ले सकते कि अब सभी खड़े हैं, तो वह भी गलत हो जाता है। तो इस पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं अगर हो सके तो क्यों नहीं। हमारी बातचीत हुई लगभग 1 घंटे की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समय बहुत कम था इस नाटक में बात करने के लिए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक पहुँच गए हैं। तो अंजलि जी आप आई, आदर्ज आप आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हिंदी साहित्य को बढ़ावा दीजिएगा, नाटक को बढ़ावा दीजिएगा, ये संस्कृति को आप लोग बढ़ावा दीजिएगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। आप लोग देखते रहिए नाटक कला कार्यक्रम हर गुरुवार को 2 से 3 बजे के बीच। ऐसे ही मॉरिशसीय कलाकारों को हम प्रोत्साहित करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अगले सप्ताह के लिए हमारी ओर से नमस्कार। नाट्य कला।